नमस्कार दोस्तों। नाउ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी होगी। छोटे से बड़े सारे चैनलों ने यूट्यूब पे इसको कवर किया हुआ है और अपने तरीके से बातों को बताया हुआ है। कई चैनलों ने तो बिना फैक्ट के अपने तरीके से केवल व्यू को बढ़ाने के लिए बातों को घुमा फिरा के बताया गया है। मैंने पिछले 4-5 दिनों में ये सब चीज़ें देखी हैं और जो काफ़ी डिस्गस्टिंग है मेरे ख्याल से इस तरीके से कि खास करके इंटरनेशनल मैटर्स को जो कि इंडिया के लिए काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करके नहीं दिखाना चाहिए केवल अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए ना। इस वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे बात करेंगे कि इसराइल का जन्म कैसे हुआ, फ़लस्तीन का जन्म कैसे हुआ, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे क्या कब्जा किया गया, कितने लोग मारे गए, कितने लोग भागे गए। हम इस वीडियो में बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उसमें किसके जीतने के चांसेस हैं, एंड जो मोमेंट होगा या एंड रिजल्ट जो होगा वो क्या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। नाउ इस वीडियो में मैं जो भी बातें आपसे करूँगा वो फैक्ट बेस्ड होंगी और जो भी मैं बातें बताऊँगा उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ऑथेंटिक वेबसाइट वगैरह से, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के वेबसाइट वगैरह से अगर चेक करना होगा तो करिएगा, क्योंकि वहाँ पे असली बातें लिखी होती हैं। बाकी लोग तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बातों को बताते हैं, आपको अपने व्यूज़ देते हैं एक्चुअली। तो ये सबसे पहले मैं एक मैप दिखाना चाहूँगा आपको जो मोस्ट प्रोबेबली पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर आपने ज़रूर देखे होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी मैं इस मैप को दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आगे मैं बातें बताऊँ उसमें आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो, पहले से आप एक इमेजिन कर सकें सिचुएशन को, उस सिनारियो को। ये है इसराइल का पार्ट, ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा पट्टी है जो कि फ़लस्तीन का पार्ट है लेकिन ऑक्युपाई किया गया है हमास के द्वारा। हमास एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन इसको अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। इन बाकी देशों ने, कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको टेररिस्ट आउटफिट भी घोषित करके रखा हुआ है। इंडिया का कोई ऐसा इंस्टांस नहीं है। इंडिया फ़लस्तीन के अस्तित्व को मानता है और उस अगर अस्तित्व को मानता है तो मोस्ट ऑब्वियस है कि वो हमास के एग्जिस्टेंस को भी मानता होगा। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा, कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनका एक ट्वीट हुआ था। उसमें उन्होंने करीब 25 देशों के फ्लैग को अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था और इसमें बताया था कि वो थैंक कर रहे हैं उन देशों को जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। आप इसमें देख सकते हैं इंडिया का फ्लैग नहीं है। इंडिया का फ्लैग नहीं। अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडिया के साथ इसराइल के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। हम हर स्फेयर में देख सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या डिफेंस हो। डिफेंस में हमने बहुत से पैक्ट कर रखे हैं इसराइल के साथ। हम लोग मिलकर बराक मिसाइल बनाते हैं। कई आर्म अम्यूनिशन इसराइल से ख़रीदता है इंडिया। उसमें अभी कुछ दिन पहले कुछ असॉल्ट राइफल्स खरीदे गए हैं जिसमें मैं एक दो का अगर नाम काउंट कराऊँ आपको तो एक कार्मेला है, एक अराड राइफल है जो इसराइल मेड है और इंडिया उसको यूज़ कर रहा है अभी फ़िलहाल के टाइम में। बहुत से वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैं, तो काफ़ी इकोनॉमिक रिलेशन है इसराइल का हमारे साथ। लेकिन फिर भी यहाँ पे नेतन्याहू जी ने इंडिया का फ्लैग इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इंडिया इसराइल के फ़लस्तीन पॉलिसी को नहीं मानता। इसराइल का मानना है कि फ़लस्तीन नाम की कोई कंट्री नहीं है, इंडिया फ़लस्तीन के एग्जिस्टेंस को मानता है। यही कारण था कि इंडिया ने अपने इसराइल में जो अपनी एम्बेसी है उसको तल अवीव से जेरूसलम ट्रांसफ़र नहीं किया था। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। प्राइमरली अगर मैं 2-3 रीज़न काउंट कराऊँ तो इंडिया में जो है 20 करोड़ की पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। माइनॉरिटी में है लेकिन पॉपुलेशन उनकी 20 करोड़ की है, जो कि अगर हम बहुत सी कंट्रीज़ देखें उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का सेंटिमेंट हर्ट करना कोई भी एक सक्सेसफुल कंट्री या कोई भी एक प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं चाहेगा। दूसरा रीज़न है इंडिया का जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। बहुत से वेस्ट एशिया में कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन है, जो कि अरब अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं। जैसे मैं काउंट कराऊँ तो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है आने वाले कई सालों में, 4-5 सालों में वो 100 बिलियन का टारगेट रखे हुए हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। यूएई है। फिर उसके बाद ईरान है, ईरान के पास चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है इंडिया। बहुत सी कंट्रीज़ आप उसको नाम ले सकते हैं जो भी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, उनके साथ लगभग लगभग सारे के साथ इंडिया का काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है। तो इंडिया उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो सारे फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। तो ये रीज़न है इंडिया का यहाँ पे फ्लैग ना होने का। अभी देखिए ये जो 25 कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, इनको लीड कर रहे हैं ये हैं हमारे जो बाइडन साहब। ये फ़ोटो काफ़ी फ़नी लगी मुझे इंटरनेट पर, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ है। होप आप भी इसको देख के मुस्कुरा रहे होंगे। सबसे पहले कमेंट आया था इन्हीं की तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर जब इसराइल ने अटैक किया था, तो इन्होंने ही बोला था कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस करने का हक है। मतलब इसका मतलब था सीधा सीधा कि आप वहाँ पे गाज़ा पट्टी पे अटैक कर सकते हैं। दबे शब्दों में या छुपे शब्दों में, रीड बिटवीन द लाइंस बोलते हैं ना, एक कोट है। तो इसराइल इनके इशारों को समझा और उसके बाद से आपने देखा होगा काफ़ी हैवी तबाही, हैवी डिस्ट्रक्शन मचाया हुआ है इसराइल ने। वहीं पे अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वाली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक वर्ल्ड की, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बोलते हैं। 1957 में इसका गठन हुआ था
और इसमें करीब 57 कंट्रीज़ हैं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। और जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की, सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। और इस समय इसको हेड कर रहे हैं ये हमारे रसिप तैयब अर्दोगान जी। ये तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। हालांकि पहले इनका नाम एक डेढ़ साल पहले आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि उस समय ये उतने फेमस नहीं हुए थे। हाल अब इस बार ये पिछले एक से डेढ़ साल से मुस्लिम वर्ल्ड के चैंपियन लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले ओआईसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी फ़िलिस्तीन इजराइल के कन्फ्लिक्ट को लेकर। उसमें ये भी प्रपोज किया था कि हम फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल आर्मी बनाएं। जैसे नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वगैरह पार्ट हैं, कि उसमें अगर एक के ऊपर कोई अटैक करेगा तो दूसरे के ऊपर सारे अटैक उसके ऊपर सारे मिलकर अटैक करेंगे। तो ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी साइन करने की बात करी और ऐसी कोई संस्था बनाने की बात करी थी, जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट भी किया था इमरजेंसी मीटिंग में जो ओआईसी की बुलाई गई थी। कि देखिए, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। इसमें किसी कंट्री को रैंक किया जाता है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इफिशिएंसी के आधार पर। ये ग्लोबल रैंक है, ये हर साल निकलती है। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूएसए का रैंक फर्स्ट है, यानी यूएसए की मिलिट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है पूरे वर्ल्ड में। रशिया की सेकंड नंबर पे है, चाइना की तीसरे नंबर पे, इंडिया फोर्थ नंबर पे आता है। यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ी मिलिट्री की अगर काउंटिंग की जाएगी तो इंडिया का चौथा नंबर आएगा। इसराइल की मैं बात करूँ, इसराइल यहाँ पे 20वें नंबर पे आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल को कम आंकना इन इन द सेंस ऑफ मिलिट्री पावर, ये गलत बात होगी। काफ़ी टॉप 20 कंट्रीज़ में आना बहुत बड़ी बात होती है। इसराइल का एनुअल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो मैं आपको बता दूं, करीब $17 बिलियन के आसपास है। तो आप ये देखना चाह रहे होंगे कि फ़लस्तीन का क्या रैंक है। मैं आपको बता दूं, कई कंट्रीज़ हैं, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड, ये चूँकि ये रिपोर्ट जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही निकाली जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा ही निकाली जाती है। तो कई कंट्रीज़ हैं, प्राइमरली मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं जो फ़लस्तीन के एग्जिस्टेंस को नहीं मानती। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में फ़लस्तीन को इंक्लूड भी नहीं किया हुआ है। अगर इंक्लूड करता भी तो उसका काफ़ी पुअर रैंक आता, क्योंकि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो होता है फ़लस्तीन का, वो यही बोलते हैं कि हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत कम है। $100 मिलियन दिखा रहा था, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। लेकिन वहाँ पे जो ये आउटफिट है, जिसको लगभग लगभग आधी दुनिया टेररिस्ट आउटफिट बोलती है, हमास जिसको बोल रहे हैं हम, इंडिया नहीं मानता इनको टेररिस्ट आउटफिट, बट बहुत सी कंट्रीज़ मानती हैं। इनको ये बोला जाता है कि इनकी फंडिंग जो है बहुत सी कंट्रीज़ करती हैं। जैसे ईरान हुआ, ईरान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, और लेबनान हुआ, ये इनको आर्म्स, एम्यूनिशन, टैंक्स, बॉम्ब्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। और प्राइमरली इनका काम, इनको बनाया ही इसलिए गया था ताकि इसराइल से फाइट कर सके। मैंने जो गाजा स्ट्रिप के बारे में आपको बताया था, उनका हब यही है। पिछले कई सालों में इन्होंने अपनी एफिशिएंसी को काफ़ी मजबूत किया है। इनका प्राइमरी काम इसराइल से फाइट करना ही है, और अपने पैलेस्टीनियन जो कॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। पैलेस्तीन को एक संपूर्ण देश बनाना है, फिर से उसको आबाद करना है। इनका मेन काम यही है। बहुत ही रूथलेस तरीका अपनाते हैं ये नहीं देख मोरालिटी को फॉलो नहीं करते। ये नहीं देखते कहाँ बच्चे हैं, कहाँ सिविलियंस हैं। इनके लिए सिविलियंस, मिलिट्री सारी एक जैसी है, जहाँ मन करता है वहाँ पे बम फोड़ देते हैं, रॉकेट लॉन्चर दाग देते हैं। इनके पास भी हथियारों का कम जत्था नहीं है। पिछले सालों में कई ऐसे हथियार इन्होंने डेवलप किए, खास करके रॉकेट लॉन्चर के सेंस में अगर मैं बताऊं, इनके पास शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक के रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स हैं, जिनका रेंज करीब 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का है। आपको दिखाया मैंने, गाजा पट्टी जो है इसराइल से एकदम सटा हुआ है उसका बॉर्डर। और अगर ये 10 किलोमीटर वाला रेंज का भी रॉकेट दागते हैं इसराइल के ऊपर, तो वो काफ़ी कैजुअलिटी क्रिएट कर सकती है। इसराइल की पॉपुलेशन 90 लाख के आसपास है, और इतना छोटा सा देश है, तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो अब बात यही आती है कि अगर कोई कमज़ोर है और आप उससे मजबूत हैं, आप उसको 10 थप्पड़ मारते हैं, अगर वो आपको एक थप्पड़ मार देता है तो आपकी ज़्यादा इंसल्ट होती है। तो यही कंडीशन हमास और इजरायली सेना में भी है। अगर वो उनके 100 मारते हैं और ये उनके 10 मार देते हैं, तो दुनिया में हाहाकार इस बात को लेकर मचेगा कि इसराइल के 10 आर्मी पर्सनल्स मारे गए। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश करी कि इनका जो सॉफ्ट पावर है दोनों कंट्रीज़ का, पैलेस्टाइन हो चाहे इजराइल हो, इनका सॉफ्ट पावर वर्ल्ड में कैसे एक फैक्शन है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, एक फैक्शन है जो पैलेस्टीन के काउज को सपोर्ट कर रहा है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी मैंने दिखाई। वहाँ पे एक फैक्शन जो है टॉप 20 में आता है, दूसरे के पास काफ़ी इंटरनेशनल और अगल बगल की कंट्री से सपोर्ट है। अनऑफिशियल फाइनेंसिंग करते हैं उनको, जो रिकॉर्ड में नहीं है। अब कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि हमास के पास और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ होंगी जिसको बेक कर रहा है ईरान जैसी कंट्री, जिसके पास न्यूक्लियर पावर डेवलप करने की क्षमता है। तो अभी आपके ख्याल से एंड सिनेरियो क्या होना चाहिए? क्या रिजल्ट होना चाहिए? क्या एक देश बर्बाद हो जाएगा, पैलेस्तीन बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से, इसराइल उसको बर्बाद कर देगा, या इसराइल पीछे आ जाएगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, या जो भी मेरी जियोपॉलिटिकल समझ है, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा हुआ है, मुझे यही लगता है कि इसराइल ने जो पहले किया है वो अभी दोहराएगा।
दो चीज़ें हो सकती हैं, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसका एंड रिजल्ट दो ही हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। एक है सीज़ फायर, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लग सकता है, कब ख़त्म होगा, कब उसका उल्लंघन होगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता रहेगा। और ये होगा क्यों, सवाल ये आता है। दो फैक्शन के बीच में वर्ल्ड डिवाइड हो चुका है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। एक है इस्लामिक वर्ल्ड जो फ़लस्तीन के कॉज को सपोर्ट कर रहा है, और एक है वेस्टर्न वर्ल्ड जो इसराइल के कॉज को सपोर्ट कर रहा है। अब ये दोनों करेंगे क्या, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ओआईसी की मीटिंग बुलाई जाएगी, यूएन की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें बात होगा। अल्टीमेटली होगा ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसराइल को कन्विंस करेगा। देखिए, अल्टीमेटली एग्रेसर जो है इस पूरे सिनारियो में, ये जो पूरी चीज़ें चल रही हैं उसमें एग्रेसर इसराइल को ही देखा जा रहा है, क्योंकि इसराइल ही ऐसा है जो रातों दिन बमबारी कर रहा है। हमास मिलिट्री आउटफिट है, लेकिन उतना उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसराइली आर्मी का सामना कर सके। तो इस कंडीशन में होगा ये कि इसराइल के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड और इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिल के प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उस कंडीशन में इसराइल सीज़ फायर लगाएगा वहाँ पे। अब उस सीज़ फायर का रिजल्ट क्या होगा, देखिए, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, तो उसमें कुछ समय के लिए दोनों के बीच में फायरिंग रुकेगी, बम्बार्डिंग रुकेगी। लेकिन वो कब तक होगा, कितने समय तक रुकेगी, इसका कोई ठीक नहीं है। कभी भी फायरिंग स्टार्ट हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे जा सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन आपको मैं बता दूं, 1947 में, 1967, 1948 में, 1967 में, 2006 में इसराइल ने बहुत से पार्ट ऑफ फ़लस्तीन को कब्जाया था। जैसे वेस्ट बैंक को कब्जा लिया था, सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट है उसको भी कब्जा लिया था, गाजा पट्टी को कब्जा लिया था, गोलन पास को कब्जा लिया था। धीरे धीरे कई ट्रीटीज़ हुई अलग अलग देशों से, तो 1971 में इजिप्ट को वापस कर दिया उसको सिनाई पेनिनसुला। फिर वेस्ट बैंक जॉर्डन को दे दिया। तो इसराइल की ये स्ट्रेटजी रही हमेशा से। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो उनका मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा गोल ये होता है कि इस बार हम इस टर्म में अपने इस पार्ट को, फ़लस्तीन के इस पार्ट को कब्जा करेंगे, अगले टर्म में इस पार्ट को कब्जा करेंगे। पिछले साल 1.5 साल में 5 बार 6 बार तो वहाँ पे इलेक्शन ही हो चुके, कोई कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती। तो ये हमेशा देखा गया कि अपने मैनिफेस्टो में ये ज़रूर रखते हैं कि हम इस पार्ट को कब्जा करेंगे, उस पार्ट को कब्जा करेंगे। तो एंड रिजल्ट मेरे ख्याल से यही होगा कि इसराइल जो है फ़लस्तीन के किसी पार्ट को कब्जा करेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो गाजा पट्टी ही होगा, क्योंकि वहीं से हमले हो रहे हैं और वहीं पे इसराइल कन्फ्रंटेशन में है हमास के साथ। तो गाजा पट्टी को कब्जा करेगा। हमास की उतनी कैपेबिलिटी है तो, बट कैजुअलिटी उनकी ज़्यादा हो रही है। ये डिस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। ये अल जज़ीरा का ऑफिस है। अल जज़ीरा एक न्यूज़ मीडिया हाउस है जिसको इंडिया ने बैन कर रखा है फ़िलहाल, क्योंकि ये काफ़ी बायस्ड होता है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की काफ़ी फेवरिंग करता है ये। और कश्मीर में जो हालात थे अभी 2 साल 3 साल पहले इंडिया में, तो उसको इंडिया को लेके, इंडिया के बारे में काफ़ी बुराई करता था कश्मीर को लेके, तो इंडिया ने बैन कर दिया था इसको। तो इसकी बिल्डिंग को इन्होंने 1 घंटे की वार्निंग देने के बाद इसको तबाह कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसराइल गाजा स्ट्रिप को कब्जाने के बाद उसको अपने अंदर असिमिलेट कर देगा। देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करेगा इसराइल, क्योंकि ऐसा वो पहले कर चुका है। उसके लिए उसको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ चुकी है। वहाँ से कई आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करके उसकी अपनी टेरिटरी में आ गए थे, वहाँ बम विस्फोट कर देते थे, सिविलियंस की हत्या कर देते थे। तो इसराइल ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। उसको कब्जा करके रखेगा वो कुछ दिनों तक, फिर टेबल पे ले आएगा हमास को, दोनों मिलके आपस में बातचीत करेंगे, किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, और इसराइल मोस्ट प्रोबेबली कोई एक ट्रिटी साइन करेगा, पीस ट्रिटी, या जिसमें टर्म एंड कंडीशन होगी जो इसराइल के फेवर में होंगी, और हमास उसको मानेगा, फिर उसको गाजा पट्टी वापस दी जाएगी। यही हो सकता है जो मुझे लगता है, और मैं इसमें 100% श्योर हूँ। आगे खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था वीडियो मेरी तरफ से। आई थिंक मैंने इस पूरे टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर वे में एकदम करके आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देख रहे थे नोटबुक। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।